Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज। अब ये इंडस्ट्रीज का जो टॉपिक है, ये इंडस्ट्रीज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो होती है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है वो साइज के बेसिस पे हो सकता है, ओनरशिप के बेसिस पे हो सकता है, फिर उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रही है उसके बेसिस पे हो सकता है। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है, हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने वाले, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसका देखने वाले। फिर उसके बाद जो कॉटन इंडस्ट्री है या जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग देखने वाले। अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जापान में भी है, इंडिया में भी है, ठीक है। और ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया में जमशेदपुर का हम एग्जाम्पल देखने वाले, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है। ये सारी चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ये इंडस्ट्रीज के टॉपिक में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस देखने वाले। इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको कुछ जो ह्यूमंस होते हैं सब रॉ मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको कंज्यूम करने के लिए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी ये जो फैक्ट्रीज होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो बेस होता है वो वही काम करता है। जो रॉ मटेरियल होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू। मतलब अगर एक रॉ मटेरियल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल कॉटन, जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, पर उसके कॉटन हम उसके कपड़े डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, तो पहले वो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो कॉटन जो है ये क्या है? रॉ मटेरियल है। ये कॉटन का शर्ट जब बनाया जाता है, जब फैक्ट्रीज कॉटन का शर्ट बनाती है तब ह्यूमंस उसको डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा रॉ मटेरियल जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ये कन्वर्ट करने की वजह से उसकी वैल्यू जो बढ़ जाती है, इसी को क्या बोला जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। एज वी हैव सीन अ पल्प हैव चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। अभी यहाँ पे मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया, कॉटन के एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जो कि है पल्प, ठीक है। पल्प जो होता है वो वुड से बनाया जाता है जिसके हम पेपर बनाते हैं। पल्प से पेपर बनाया जाता है, पेपर से लास्ट में नोटबुक बनाई जाती है। अभी ये भी चीज को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही आएगा ये, ठीक है। अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है? वैल्यू एडिशन का काम करती है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉटन जो है इसकी वैल्यू अभी इतनी ज्यादा नहीं है, पर शर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कपड़े हर कोई पहनता है, जो शर्ट होता है उसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट तो करती है, पर उसकी वजह से उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी। अभी जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू भी ज्यादा है और उसका यूजेस भी ज्यादा है। यूटिलिटी मतलब क्या? यूजेस। जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू तो ज्यादा है, उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहेगा, पर उसका यूसेज ज्यादा रहेगा रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जो क्या करती है? आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करती है, उसको रिफाइन करती है, उसमें से इंप्योरिटीज निकालती है, आयरन ओर को अलग करती है। और माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री हमने देखा था लास्ट चैप्टर में। माइनिंग जो होता है वो क्या करता है? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। अभी जो इंडस्ट्रीज होती है उसके टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन के बेसिस है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब ये जो इंडस्ट्री है उसका साइज कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब क्या कि ये इंडस्ट्री जो है ये कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रही है, ठीक है। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या? ये कंपनी किसकी है उसके बेसिस पे बाइफर्केशन किया गया है, ठीक है। अभी ये जो इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन का जो इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन दिया है, ये पूरे क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा चार्ट समझ लो एक बार। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, और जो थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अभी ऐसे इंडस्ट्रीज जिसका क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल के बेसिस पे हुआ गया है। अभी रॉ मटेरियल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल, अभी जो इंडस्ट्री कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रही है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहला कौन सा है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब क्या कि ऐसे इंडस्ट्रीज जिसका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर से क्या क्या आ सकता है? ऑयल आ सकता है, कॉटन टेक्सटाइल आ सकता है, वेजिटेबल्स आ सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? एग्रीकल्चर।
कॉटन भी है, ये एग्रीकल्चर है, रबर है, रबर से टायर बनाए जाते हैं, ये भी एग्रीकल्चर है। तो जो भी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, नाम में ही लिखा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकेंड जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी ऐसे इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से लाते हैं? ये मिनरल्स से लेके आते हैं। कहां से? मिनरल्स। अब ये मिनरल्स कहां से आते हैं? माइनिंग एक्टिविटी से आते हैं। किससे आते हैं? माइनिंग एक्टिविटी। एज ए इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज से आता है, इसी को क्या बोलेंगे? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों इंडस्ट्रीज समझ गए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी थर्ड है मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मराइन मतलब नाम में ही लिखा है, ये मराइन मतलब ये ओशन से रिलेटेड होता है। अभी ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल ओशन से आ रहा है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या बोलेंगे? मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। ठीक है, ओशन से क्या क्या मिलता है? ओशन से अपने को फिश मिलते हैं। ठीक है, ओशन से फिशिंग की जाती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो फिशिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं वो इसके ऊपर चलते हैं। अभी नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है? फॉरेस्ट से आ रहा है। फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती है अपने को। फॉरेस्ट से रबर देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट से अपने को क्या मिलता है? और वुड मिलता है। फॉरेस्ट से अपने को मेडिसिन मिलती है। ठीक है, फॉरेस्ट से हनी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसके वजह से जो भी इंडस्ट्रीज ये फॉरेस्ट की चीजें यूज करती है, इसको क्या बोला जाएगा? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लासिफिकेशन समझ गया सबको? अभी साइज के हिसाब से देखेंगे। अभी जो साइज है, कौन से फैक्ट्री या कौन से इंडस्ट्रीज का साइज क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। 3 क्लासिफिकेशन। पहला तो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अभी कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ये फोटो में देख सकते हो, ये कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है। ऐसे इंडस्ट्रीज में हैंडमेड गुड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? हैंडमेड गुड्स। जो भी चीजें हाथों से बनाई जाती है उसी को क्या बोला जा रहा है? कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बास्केट वीविंग आ जाएगा, जो फोटो में किया जा रहा है। फिर पॉटरी आ जाएगा, जो मटके बनाए जाते हैं। और जो हैंडीक्राफ्ट चीजें होती है, जो हाथ से बनाने वाली चीजें होती है, जो घर पे भी यूज किया जा सकता है या डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होती है, ये सारी चीजें कहां बनाई जाती है? कॉटेज इंडस्ट्री में बनाई जाती है। अभी दूसरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लिखा गया है कि स्मॉल है। स्मॉल अभी कौन से चीजों में स्मॉल है? पहले तो इनका कैपिटल बहुत कम रहेगा। कैपिटल मतलब पैसा, कितना पैसा ये इंडस्ट्रीज में लगा है? बहुत कम रहेगा। लेबर ये इंडस्ट्री में बहुत कम रहेंगे, क्योंकि पैसा ही कम लगा है, इंडस्ट्री छोटी है, तो लेबर भी कम होगा, पैसे कम होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, ये इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा अच्छी यूज नहीं करेंगे, ये बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से ही काम करेंगे। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अभी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में नाम में ही लिखा है लार्ज। लार्ज मतलब इनके पास पैसा भी बहुत सारा है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी अच्छी होने के बाद इनके पास लेबर भी बहुत ज्यादा है, और इनके फैक्ट्रीज भी बहुत बड़े बड़े रहेंगे। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाएगा। ठीक है, ये तीनों का साइज के बेसिस पे बाइफरकेशन क्लासिफिकेशन समझ गया। अभी नेक्स्ट है ओनरशिप के बेसिस पे। अभी ओनरशिप मतलब क्या? मालकीना हक, मतलब ये इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, इसको बोला जाए ओनरशिप के बेसिस पे। अभी ओनरशिप के बेसिस पे 3 है। पहला तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जब कोई एक इंडिविजुअल आदमी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब एक कंपनी को रन करते हैं, तब इसको प्राइवेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रिलायंस कंपनी है, ये मुकेश अंबानी जी चलाते हैं। फिर अदानी इंडस्ट्रीज है, ये कौन चलाता है? गौतम अदानी जी चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए। अभी नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब जहां पे इट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। ठीक है, HAL, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये कंपनी किसकी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी। मतलब ऐसे कंपनी जिसपे जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, किसी भी कंट्री के। इसी को क्या बोला जा रहा है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है। ठीक है, अभी इंडिया के जो रेलवेज है ये भी पब्लिक सेक्टर है। जो रेलवेज है इंडिया में, सब पूरा रेलवेज कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अभी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंडिविजुअल भी होता है, इंडिविजुअल के साथ में गवर्नमेंट भी होता है। दोनों मिलके जब इंडस्ट्री चलाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मतलब अंबानी जैसे लोग और गवर्नमेंट मिलके जब इंडस्ट्री बनाती है, इसी को क्या बोला जाता है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अभी कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज है,
कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब क्या? व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर अ पर्पस, जब ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में आ जाते हैं एक पर्पस के लिए, अपना साथ में पैसा लेके आते हैं, अपनी जमीन लेके आते हैं और कोई भी फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव बोला जाता है। अभी कोऑपरेटिव में सबसे जो बड़ा एग्जांपल है इंडिया में वो अमूल का है। अमूल आपने नाम सुना होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ये किसकी कंपनी है? गुजरात के फार्मर्स की कंपनी है। इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन रन किया था। अभी ये कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, अमूल कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, ये गुजरात के फार्मर्स को जाता है। ठीक है, गुजरात के जो फार्मर्स है उनको ये सारा पैसा मिलता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव्स। मतलब आसपास के अपने ही गांव के लोग जब एक साथ आते हैं, अपना पैसा लेके आते हैं, अपनी जमीन लेके आते हैं, फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अभी नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अभी किसी की कोई भी इंडस्ट्री आपको अगर बनानी है, फ्यूचर में आप अगर बिजनेसमैन बन जाते हो, ठीक है, बिजनेसमैन बनने के बाद आपको अगर कोई फैक्ट्री बनानी, खुद की फैक्ट्री बनानी, जहां पे आपको प्रोडक्शन करना है, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, तो आपको फैक्ट्री बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें रखनी पड़ेगी ध्यान में? पहला तो आपके यहाँ पे आपकी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? रॉ मटेरियल अगर पास से मिल रहा है, एकदम पास है आपके फैक्ट्री के पास, आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा मतलब आपका खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप प्रोडक्ट जो है मार्केट में कम पैसे में रिलीज कर सकते हो। उसके बाद पावर, आपकी फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप देखोगे फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं। ऐसी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करोगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। हिमालय में जाके तो फैक्ट्री बनाओगे नहीं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद आपके पास जमीन होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। एक फैक्ट्री बनाने के लिए आपके पास एक बड़ा सा लैंड होना चाहिए जिसके ऊपर आप आपकी फैक्ट्री बना सकते हो, आपके लेबर वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, और एक कंफर्टेबल आप एक फैक्ट्री बड़ी बना सकते हो, काम कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, मतलब आपकी फैक्ट्री ऐसे जगह पे लोकेटेड होनी चाहिए जो ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। मतलब वहां पे रोडवेज भी है, वहां पे एयरवेज भी है, रेलवेज भी है। मतलब जितने ज्यादा इजीली आपका रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, उतनी फास्ट आपकी फैक्ट्री काम करेगी। ये बात समझ में आ रही है? और नेक्स्ट होता है लेबर। लेबर मतलब कितने लोग इजीली आपके फैक्ट्रीज में आ रहे हैं। आप अगर बहुत शहर के, सिटीज के बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट्स में फैक्ट्री सेटअप करोगे तो वहां पे लेबर बहुत कम होता है। पर सिटीज के आसपास अगर आप आपकी फैक्ट्री सेटअप करोगे तो सिटीज का जो पूरा लेबर है वो पूरा आपके इंडस्ट्रीज को मिल जाएगा। तो लेबर भी होता है, लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फैक्ट्री जो चलती है वो लेबर की वजह से चलती है। अभी लेबर का अगर शॉर्टेज हो जाता है तो आपको पैसे लेबर को ज्यादा देने पड़ते हैं, और लेबर बहुत ज्यादा होता है तो पैसे आपको कम देने पड़ते हैं। तो ज्यादा अगर लेबर आपको अवेलेबल है तो इससे क्या हो जाएगा? आपको कम पैसे में ज्यादा लेबर मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? कि आपके इंडस्ट्रीज में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपके पास पैसा है तो इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है, पर पैसा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना आप फैक्ट्री उतनी अच्छी बना पाओगे और उतनी ही सिटीज के आसपास बना पाओगे। और नेक्स्ट होता है मार्केट। मार्केट मतलब आपका जो फिनिश गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल तो करोगे ना। सेल कहाँ पे करोगे? वो सिटी में सेल करोगे, मतलब मार्केट में सेल करोगे। तो आपके फैक्ट्री के कितने पास ये मार्केट एग्जिस्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फैक्ट्री और मार्केट अगर पास पास है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है ये क्या करनी पड़ती है? अपने को देखनी पड़ती है। ये फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री कहां पे सेटअप करना है नहीं करना है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है वापस एक बार देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और मार्केट। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। अभी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है इसमें ये 3 प्रोसेस होते हैं। पहला 1 इनपुट, सेकंड प्रोसेस और थर्ड आउटपुट। अभी ये काम कैसा करता है याद रखो, कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें ये 3 प्रोसेस होते ही होते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसमें 3 प्रोसेस नहीं है। अभी इंडस्ट्रीज में जो पहला प्रोसेस होता है इनपुट, मतलब इंडस्ट्री में क्या आ रहा है? इंडस्ट्री में पहले रॉ मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, कैपिटल यूज हो रही है। इंडस्ट्री जो है वो पहले क्या क्या यूज करके अपना फिनिश गुड्स बना रही है। तो इनपुट क्या क्या जा रहा है उसमें? पहले तो रॉ मटेरियल, फिर लेबर आएंगे, काम करेंगे, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा फैक्ट्री चलाने के लिए, और कैपिटल लगेगा। कैपिटल मतलब क्या होता है? पैसा होता है, मनी। इसी को क्या बोला जा रहा है? इनपुट। अब ये इनपुट आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग का।
प्रोसेसिंग मतलब क्या करना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल है उसको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस जो है वो लेबर लोग प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर और एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, असेंबलिंग करना पड़ेगा, उसका पैकिंग करना पड़ेगा, आपका फिनिश गुड्स एक बार बन गया उसको पैक करना पड़ेगा, अच्छे से पैक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो थर्ड होता है वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कस्टमर। ये बात समझ में आ रही है। तो किसी भी फैक्ट्री में ये तीन प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं, तीनों प्रोसेस समझ गए आपको। अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बात करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें टेक्सटाइल डाल देते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़े बनाती है, क्लोथ्स बनाती है, शर्ट पैंट हो गया, ये सारी चीजें बनाती है। अभी उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉटन उनके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। पैसे तो चाहिए ही उनको, ठीक है, लेबर भी लगेगा, लेबर काम करेंगे तभी चलेगा। अभी ये कॉटन को ये क्या करेंगे, कॉटन को थ्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड्स को और फाइबर में कन्वर्ट किया जाएगा, कपड़े में कपड़े बनाए जाएंगे, और ये फाइबर को सीधा शर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, फैब्रिक, ठीक है, फाइबर नहीं फैब्रिक बोला जा रहा है उसको, ठीक है, फैब्रिक। अब ये जो फैब्रिक होता है, ये फैब्रिक से ही क्या बनाए जाते हैं, शर्ट बनाए जाते हैं। अभी ये जो फैब्रिक होता है, ये फैब्रिक, इसके बाद जो आउटपुट होता है फाइनल, ये क्या रहेगा, शर्ट बनाया जाएगा। और शर्ट जो है लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कस्टमर्स उसको परचेस करेंगे। तो कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, उसके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता ही होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन्स। अभी कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है, मतलब कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे इंडस्ट्री सेट है। Industrial regions emerge with the number of industrial locations close to each other and share the benefits of their closeness. The number of industries locate close to each other. अभी इंडस्ट्रियल रीजन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेट है, ठीक है, सेटअप हो गए। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न एशिया है, ठीक है। ये सारे जो एरियाज होते हैं ये मोस्टली नियर सी पोर्ट्स है। सी पोर्ट मतलब वहां पे शिप्स रुकते हैं और शिप्स की वजह से वो जो चीजें फिनिश गुड्स है वो बाहर एक्सपोर्ट करते आते हैं। और वहां पे कोल फील्ड्स भी है। कोल फील्ड्स क्यों लग रहे हैं यहाँ पे, पावर के लिए, फॉर देयर पावर नीड्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना इंडस्ट्री चलाने के लिए, ठीक है। अभी इंडिया में कौन से ये देखो, ये इंडिया का आपको दिख रहा होगा मैप, ये इंडिया के मैप में ये इंडस्ट्रियल रीजन है। ये मुंबई पुणे बेल्ट हो गया, ठीक है, फिर अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट हो गया, ये गुरुग्राम दिल्ली मीरठ बेल्ट हो गया, ये हुगली बेल्ट हो गया, ये छोटा नागपुर बेल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गया, बैंगलोर तमिलनाडु बेल्ट हो गया, ये कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट हो गया। ये सारे बेल्ट है, ये सारे क्या है इंडिया में, ये इंडस्ट्रियल रीजन्स है। क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, इन इंडिया। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे इंडिया के, वर्ल्ड के नहीं किए तो जो भी चलेगा, पर ये इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको याद करने हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये इंडस्ट्रीज होते हैं, ये इंडस्ट्रीज में बहुत सारे डिजास्टर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। कभी इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है, कभी गैस लीक हो जाता है, ठीक है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वर्कर्स की डेथ हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम। उसका अभी ये सबसे बड़ा एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अभी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था ये हुआ था भोपाल में, कब, 3 दिसंबर 1984 में, रात को 12:30 बजे हुआ था, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ था कि जो एक गैस था, ये गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। अभी ये दोनों जो गैस है, ये गैस क्या हो गए थे, गलती की वजह से रिलीज हो गए थे, ठीक है, गलती हो गई थी फैक्ट्री वालों से और वो ये गैस जो थे वो रिलीज होने लग गए। अभी ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो गैस है, ये गैस बहुत हैवी गैस है। क्या गैस है ये, हैवी गैस है। हैवी गैस है मतलब क्या, ये हवा में नहीं उड़ता, ये नीचे सरफेस पे ही रह जाता है। अभी ये भोपाल में जो ये इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, ठीक है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज में लेबर लोग बहुत ज्यादा रहते थे आसपास, ठीक है। तो लेबर लोग जो होते थे वो क्या करते थे, जमीन पे सोते थे, बेड पे तो सो नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं कि बेड परचेस करे, तो नीचे सोते थे। और ये गैस हेवी होने के कारण वो जमीन पे ज्यादा रहता था। तो जो वर्कर्स होते थे उनकी सबसे ज्यादा डेथ हुई क्योंकि वो नीचे सोए थे, रात को 12:30 बजे ये गैस लीक हो गया था। तो नीचे सोने की वजह से ये गैस भी नीचे रहा। अगर ये गैस हवा में उड़ जाता तो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, पर वो नीचे रह गया तो इसकी वजह से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। और लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा यहाँ पे, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, 3598 इन 1989, 1000 सर्वाइव, 1000 लोग सर्वाइव हो गए। पर वो कौन से प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, कुछ लोग अंधे हो गए, उनकी इम्यून सिस्टम खराब हो गई, बहुत सारे डिसऑर्डर्स उनको देखने को मिले। ये सारे प्रॉब्लम्स किसके वजह से हुए, ये इंडस्ट्रीज की वजह से, उसमें गैस लीक हो गया, ठीक है। अभी और एक चाइना में एक इंसिडेंट हुआ है, वो 2005 में हुआ है, ठीक है। कहां पे हुआ है, गांव क्योन में हुआ है, जो चोगिंग है
चोंगिंग है जो चाइना का एरिया है, वहां पे कितने लोगों की डेथ हुई, 243 पीपल की डेथ हुई। अभी ये भी क्या है, एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। मतलब इंडस्ट्रीज चलाना तो है, इंडस्ट्री से आप पैसे तो कमाते हैं, पर इंडस्ट्रीज की वजह से ऐसे डिजास्टर भी हो सकते हैं, इससे अपने को बचना पड़ेगा। ठीक है, अभी रिस्क रिडक्शन मेजर्स, अभी ये इंडस्ट्रीज में ये रिस्क हम कम कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स को कम कैसे किया जा सकता है। पहले तो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड, मतलब जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, लोगों का एरिया सेपरेट करना चाहिए और इंडस्ट्रीज का एरिया सेपरेट करना चाहिए। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया अलग एरिया में होने चाहिए, ऐसे नहीं रेसिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, जिससे जो लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा क्या है, शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब जो आसपास अगर इंडस्ट्री यहाँ पे सिचुएटेड है तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री में कौन से गैसेस है, कौन से टॉक्सिन्स है, ये इंडस्ट्री की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, उनको बताना है बस। ठीक है, फायर वार्निंग एंड फायर सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम, अभी इंडस्ट्रीज में फायर वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, सिक्योरिटी अलर्ट्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, अलार्म्स होने चाहिए अलग अलग इसके, अगर गैस लीक हो रहा है तो अलार्म बजना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि गैस लीक हो रहा है, तो फिर वो अपनी जान बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटीज की, जो सब्सटेंसेस की जो स्टोरेज कैपेसिटी है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, वो कैपेसिटी कम कर देनी चाहिए। मतलब कम टॉक्सिक सब्सटेंस अगर उनके पास है तो कम डिजास्टर हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, उनके ऊपर लिमिटेशन लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए, लिमिटेशन लाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, सारे रिस्क रिडक्शन मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी ये तीन प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनपुट क्या होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, आयरन ओर होता है। ये आयरन ओर को ही आगे एक्सट्रैक्ट करके आयरन निकाला जाता है, अलग अलग मिनरल्स निकाले जाते हैं, इंप्योरिटीज को हटाया जाता है। अभी इसको प्रोसेस करेंगे, मतलब ये आयरन को क्या करेंगे, आगे प्रोसेस किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा। कैसे रिफाइन किया जाएगा, ठीक है, जो कोल होता है, कोल को बर्न करके वो आयरन को पिघलाया जाता है। वो पिघलाने के बाद आयरन में से इंप्योरिटीज को बाहर निकाला जाता है। आयरन ओर जो होता है उसमें बस आयरन नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग मिनरल्स भी होते हैं, तो वो अलग अलग मिनरल्स को सेपरेट किया जाता है, इंप्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और उसका जो आउटपुट होगा, ये आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, सीधा आयरन एंड स्टील, जो रॉ आयरन है, जो एग्जैक्टली हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, वो आयरन आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्टील। स्टील इज टफ एंड इट इज इजीली टू बी शिप्ड। अभी जो स्टील होता है, ये स्टील को एलॉय की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, एलॉयज की तरह। एलॉयज मतलब क्या, बहुत सारे मिनरल्स का एक मिक्सचर जब बनाया जाता है उसको एलॉय बोला जाता है। एलॉय मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मिनरल्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और मेटल्स, उसको एलॉय बोला जाता है। अभी ये जो स्टील है, ये किसी भी मिनरल में मिक्स करने की वजह से क्या हो जाता है, उसका वेट एक तो कम रहता है स्टील का, उसका टफनेस बहुत ज्यादा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लाइट वेट तो है पर टफनेस उसका बहुत ज्यादा, इसलिए स्टील यूज किया जाता है। अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। और जो स्टील होता है वो रस्ट भी नहीं होता। रस्ट मतलब क्या, जो आयन होता है, आप लोग देखो अगर वो पानी के कांटेक्ट में आया था तो आयन जो होता है वो गोल्डन कलर का या ये रेडिश कलर का होने लग जाता है। मतलब क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो खराब होने लग जाता है। पर ये जो स्टील होता है ये कभी रस्ट नहीं होता। ठीक है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अभी जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री होती है इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये बैकबोन है। इसको बैकबोन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आयरन एंड स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंडस्ट्री में यूज होता है। एग्रीकल्चर से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज में आयरन यूज होता है। आपके घर भी है, कंस्ट्रक्शन में आयरन स्टील यूज होता है। आपकी कार है उसमें भी आयरन स्टील यूज होता है। आपका अगर क्लासरूम है उसमें जो बेंचेस होते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं। हर चीज में आयरन और स्टील यूज होता ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब बैकबोन है वो। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन। Ships, trains, trucks, autos are largely made of steel. Even the safety pins and the needle used are made from steel. मतलब एक छोटी पिन से लेके एक बड़े एयरक्राफ्ट तक हर चीज किससे बनाई जा रही है, आयरन से बनाई जा रही है। ठीक है, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद द स्टील मशीन, स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट्स, फार्म मशीन्स। अभी ये जो आयरन है ये एग्रीकल्चर में जो मशीन्स होते हैं उसमें भी क्या यूज किया जाता है, आयरन यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो हम माइनिंग के लिए जो भी मशीन्स यूज करते हैं इसके लिए भी क्या यूज किया जाता है, आयरन यूज किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में भी क्या यूज हो रहा है, आयरन यूज हो रहा है। फिर उसके बाद जो कार बसेस सब बनते हैं वो किसके बनते हैं, आयरन के ही बनते हैं। ठीक है, तो आयरन जो है वो क्या है, बैकबोन है। अभी नेक्स्ट है
1800 से पहले एडी तक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती थी वो कहाँ लोकेट होती थी, जहां पे रॉ मटेरियल है, पावर सप्लाई है और रनिंग वाटर है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं परफेक्ट लोकेशन। ये पहले जो लोकेशन होता था 1800 के पहले, पर उसके बाद जो लोकेशन का इंडस्ट्री था वो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पहले पावर भी एक इंपॉर्टेंट हो गया। वहां पे कैनाल होना चाहिए मतलब वाटर होना चाहिए, और वहां पे रेलवेज होने चाहिए मतलब ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और 1950s के बाद इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेट होनी चाहिए, एक तो एरिया चाहिए, फ्लैट लैंड चाहिए, वहां पे सी पोर्ट चाहिए। सी पोर्ट क्यों चाहिए, सी पोर्ट अपने को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए। ऊपर के सारी चीजें तो चाहिए, पर एडिशन में तुमको फ्लैट एरिया भी चाहिए और सी पोर्ट भी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसका लोकेशन कैसे चेंज होता है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंडिया आयरन और स्टील इंडस्ट्री। इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री, वो कहां पे देखने को मिलते हैं, एक भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये भिलाई है, ये भिलाई, ये राउरकेला, ये बोकारो, यहाँ पे दुर्गापुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे सलेम तमिलनाडु में, ये विश्वेश्वरा है यहाँ पे। ये स्पेसिफिक एरियाज में, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जमशेदपुर की बात करते हैं। अभी जमशेदपुर जो है, जमशेद टाटा जी के नाम से इसको जगह को नाम दे दिया गया। जमशेद टाटा जो है ये रतन टाटा के पिताजी है, इन्होंने स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट किया था इंडिया में। ठीक है, बिफोर 1947 देयर वर ओनली वन आयरन स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन स्टील कंपनी। अभी इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया में तब एक ही स्टील प्लांट था। क्या नाम है स्टील प्लांट का, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये किसकी कंपनी थी, ये जमशेद जी टाटा की कंपनी थी, जमशेद जी टाटा। ठीक है, इनकी कंपनी थी। इट वॉज अ प्राइवेटली ओन्ड। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट्स। अभी ये जो थी ये प्राइवेटली ओन करते थे, जमशेद जी टाटा की खुद की कंपनी थी। फिर गवर्नमेंट ने 1947 के बाद खुद के अपने आयरन स्टील प्लांट्स बनाए। अभी ये जो टिस्को थी ये साक्षी में थी। ये साक्षी कहाँ पे है, ये साक्षी है झारखंड में। ये जगह का नाम क्या है, साक्षी, जो कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दो रिवर्स के पास लोकेटेड है साक्षी। ठीक है, एक सुबर्णिका और काराकाई। खारकाई जो रिवर्स है, ये क्या नाम है, ये रिवर्स का नाम है। ये रिवर्स के पास ये जो साक्षी नाम है, साक्षी जो गांव है साक्षी, ये लोकेटेड है। ठीक है, अभी ये साक्षी को ही बाद में रीनेम कर दिया और नाम क्या दे दिया था, जमशेदपुर। मतलब यही जो गांव है इसको रीनेम कर दिया, क्या नाम है जगह का, जमशेदपुर नाम दे दिया। ठीक है, साक्षी का नाम है जमशेदपुर। अभी साक्षी जो था, मतलब यहाँ पे जमशेदपुर की बात हो रही है। जमशेदपुर जो है ये अलग अलग इंडस्ट्री, मतलब जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो उसके जगह पे पूरा लोकेटेड है जमशेदपुर में। ये 32 किलोमीटर अवे है, कहाँ से, कालीमती स्टेशन से। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इंडस्ट्री है। और बंगाल नागपुर रेलवे लाइन वहां से क्रॉस होती है, वहां पे बहुत अच्छा आयरन ओर मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, कोल मिलता है, मैंगनीज के डिपॉजिट्स भी है, और एक लार्ज मार्केट वहां पे देखने को मिलता है। किसकी वजह से, कोलकाता की वजह से। कोलकाता जो एक बड़ा मार्केट है तो उसको मार्केट भी इजीली मिल जा रहा है, रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो रहा है। अभी जो टिस्को को जो वाटर जो अवेलेबल हो रहा है, पानी जो अवेलेबल हो रहा है, किससे हो रहा है, ये दो रिवर से हो रहा है। ये खारका रिवर है और सुबर्णिका रिवर है, उससे भी पानी मिल रहा है। तो हमने देखा था किसी भी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, फ्यूल होता है, मार्केट होता है, पैसा होता है, पानी होता है, पावर होता है। तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरे हो रहे हैं जमशेदपुर में। ठीक है, द जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वेर सेट अप आफ्टर टिस्को। अभी ये टिस्को टाटा स्टील के बाद वहीं पे जमशेदपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनने लगे। जो साक्षी का जो एरिया होता था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के इंडस्ट्रीज बनने लगे। किसके में इंडस्ट्रीज, ये आयरन स्टील के इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं, लोकोमोटिव प्रोड्यूस करते हैं, केबल और वायर बनाने का काम किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, The development of the iron and steel industry has opened the door for rapid industrialized development in India. अभी जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट्स डेवलप होने लग गए, उसके वजह से इंडिया में इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गए। क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। और ये आयरन है, ये कहां से आता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री से आता है। तो जैसे इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गए, उसके वजह से क्या होने लग गया, बाकी के इंडस्ट्रीज को भी एक बूस्ट मिल गया, वो भी सेटअप होने लग गए। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेवीली ऑन द आयरन एंड स्टील। इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड मिनी प्लांट्स। अभी इंडिया में बड़े बड़े स्टील प्लांट्स भी है और छोटे छोटे स्टील प्लांट्स भी है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोला है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बोला है। और ये स्टील प्लांट जो होता है ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए क्या होता है, बैकबोन होता है। ठीक है,
अभी पीटर्सबर्ग की बात करते हैं। पीटर्सबर्ग जो है वो यूएसए में है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये पीटर्सबर्ग कहाँ पे, यहाँ पे पीटर्सबर्ग, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में। अभी जो पीटर्सबर्ग है ये यूएसए में है, ठीक है। ये भी एक बहुत एडवांटेजेस लोकेशन है, किसके लिए, आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। अभी यहाँ पे जो पीटर्सबर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल वो लोकली मिल जाता है मिनेसोटा में। मिनेसोटा जो जगह है वो 1500 किलोमीटर है पीटर्सबर्ग में। तो वहां से क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरी किससे हो रही है, ग्रेट लेक्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लेक है, ये फोटो में, ये पानी इसको मिल रहा है, एलेगेनी रिवर से और मोंगलिया रिवर से और ओहियो रिवर से, ठीक है। ये रिवर से यहाँ पे पानी मिल रहा है पीटर्सबर्ग को, ठीक है। पानी का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, रॉ मटेरियल भी है। ट्रेन्स कैरी द ओवर, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या यूज किया जा रहा है, ट्रेन्स यूज की जा रही है। ट्रेन्स क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल को भी और फिनिश गुड्स को भी, ठीक है। द ओहियो, मोंगलिया एंड द एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। जो तीनों रिवर्स है क्या कर रही है, ये जो पीटर्सबर्ग है यहाँ पे उसको वाटर रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पीटर्सबर्ग कितना बेहतरीन जगह है आयरन स्टील प्लांट के लिए वो देख रहे हैं, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे है, रिवर्स ये 3 अलग अलग रिवर्स है, पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, पावर का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीटर्सबर्ग इटसेल्फ, दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनेग्लिया एंड एलेगेनी। अभी ये जो इंडस्ट्रीज है ये वाटर के पास शिफ्ट होने लगे, ये मोनेग्लिया है, ये मोनेग्लिया है, ये एलेगेनी है, यहाँ पे शिफ्ट होने लगे। क्यों, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट होती है। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड, अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, ठीक है, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। किससे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। दिस यूजेस स्टील एज द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, जो उनको वो रेल इक्विपमेंट्स उससे बनाते हैं, स्टील का अलग अलग यूजेस करते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहे हैं जो यूएसए में, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। किसकी बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाती है कपड़े, क्लोथ्स। क्लोथ्स में फिर तुम्हारे पैंट आ जाएगा, शर्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें जो आप पहनते हो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। अभी ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काम कैसे करती है, ठीक है। पहला जो फैब्रिक प्रोडक्शन होता है, पहले रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब यहाँ पे क्या है, कॉटन है। ये कॉटन को क्या किया जाता है, उसका स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग में उसका ये जो कॉटन होता है उसका क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है। यान मतलब क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड्स मतलब ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। उसके धागे धागे बनाए जाते हैं, थ्रेड्स को धागे बोला जाता है। ये था, और इसकी ज्योग्राफी के लैंग्वेज में उसको यान बोला जाता है, थ्रेड्स को, ठीक है। अभी ये जो यान होता है उसका फैब्रिक बनाया जाता है। ये फैब्रिक मतलब क्या होता है, क्लॉथ। जो फैब्रिक होता है क्लॉथ, और ये फैब्रिक बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीविंग, नाइटिंग बोला जाता है। और यही फैब्रिक को बाद में कलरिंग किया जाता है, उसके कपड़े सिए जाते हैं और लास्ट में क्या बनाया जाता है, शर्ट बनाया जाता है। तो ये क्या है प्रोसेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की प्रोसेस है। पहला क्या हो रहा है, रॉ फैब्रिक होता है, कॉटन है, कॉटन का यान बनाया जाता है, मतलब थ्रेड्स बनाए जाते हैं। यान का फैब्रिक बनाया जाता है, मतलब क्लॉथ बनाया जाता है, और फैब्रिक का डायरेक्टली शर्ट बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है, ठीक है। अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें फाइबर्स यूज किए जाते हैं। तो फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, मैनमेड फाइबर्स भी होते हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, वुल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, लेनिन हो गया, ये क्या हो जाते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। और ये मैनमेड जो फाइबर्स होते हैं ये हम केमिकल्स से बनाते हैं। तो इसमें नायलॉन आ जाएगा, पॉलिस्टर आ जाएगा, एक्रेलिक आ जाएगा, रेयन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मैनमेड हो गया, ये नेचुरल हो गया। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग। अभी 18th सेंचुरी तक ये जो पूरा क्लोथिंग का जो काम होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती थी वो पूरा हाथ पे चलती थी, मशीन वगैरह तो कुछ नहीं होते थे, तो हैंडमेड चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी, ठीक है। 18th सेंचुरी पावरलूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अभी 18th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होने लग गया, और यही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो मशीन पे बनने वाली इंडस्ट्रीज बनने लग गई। टुडे इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। आज सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल के वो चाइना है, इंडिया है, जापान है और यूएसए है, ठीक है। अभी इंडिया हैज द ग्लोरियस ट्रेडिशन, India has a glorious tradition of producing excellent quality of cotton. Before the British rule, India has spun and hand woven cloth already had a wide market. अभी ब्रिटिशर्स में इंडिया में आने से पहले, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज करने से पहले इंडिया का टेक्सटाइल जो बिजनेस था वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, सबसे बड़ा बिजनेस था इंडिया का। और इंडिया में बहुत पैसा आता था, ठीक है। हैंडमेड गुड्स बनाए जाते थे, बहुत सारी चीजें, हैंडीक्राफ्ट था इंडिया में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो खराब करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको खुद का अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा करना था। तो इंडिया का उन्होंने क्या किया, जो सप्लाई था, कॉटन का सप्लाई हो गया, हर चीज हो गई, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उसको डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, ठीक है।
अभी जो मसलिन है, ये मसलिन है ढाका। ढाका मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बांग्लादेश की बात हो रही है, ठीक है। बांग्लादेश में जो ढाका है, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, वहां पे ये मसलिन बनाया जाता है। ये मसलिन देख सकते हो आप लोग, ये भी टेक्सटाइल है, एक सॉफ्ट कपड़ा होता है। उसके बाद जो चिन्स है, मसूलीपट्टनम में बनाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ये चिन्स बोला जाता है, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो कैलियोस है ऑफ कैलिकट, ये कैलियोस होता है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फोटो में, ये कैलियोस है ऑफ कैलिकट, ये ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते थे। और लास्ट जो है वो गोल्ड व्रॉट कॉटन है। ये गोल्ड व्रॉट कॉटन है, कहाँ का है? ये बुरहानपुर का है, मतलब एमपी में है। ये गोल्ड व्रॉट कॉटन एमपी में बनाया जाता था। ये अलग अलग टेक्सटाइल के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अभी जो हाथ से बनाई जो चीजें होती थी, उसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते थे, इसलिए लोग जो होते थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और जो मशीन मेड गुड्स होती थी वो ज्यादा सेल होते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया। ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन। अभी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो हाथ से बनाने वाले जो चीजें होते थे, उसको टाइम तो लग रहा है और एक्सपेंसिव भी थी, ठीक है। तो इसलिए वो कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि कंपटीशन किससे हो रही थी? मशीन मेड गुड्स से हो रही थी। मशीन मेड जो गुड्स होते थे वो कम टाइम में ज्यादा गुड्स बनाते थे, और उनके जो गुड्स होते थे वो बहुत ज्यादा सस्ते भी होते थे, ठीक है। तो इसलिए ये कंपटीशन नहीं करते आए उनको, और वो धीरे धीरे क्या होने लगे? वैनिश होने लगे, ये इंडस्ट्रीज खत्म होने लगे, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल was established in Mumbai in 1854। अभी इंडिया में सबसे पहली जो मैकेनाइज्ड मिल थी, मैकेनिकल एनर्जी पे मशीन्स पे चलने वाली जो टेक्सटाइल मिल थी, वो मुंबई में बनाई गई। कौन से साल में? 1854 में, ठीक है। अभी बॉम्बे जो है, वहां पे क्लाइमेट कैसा है? वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट है। वहां पे पोर्ट भी अवेलेबल कर, पोर्ट भी है। पोर्ट है मतलब उससे क्या कर सकते हैं हम? एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे स्किल्ड लेबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और बॉम्बे में रॉ मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर विच क्रॉप? कॉटन क्रॉप के लिए सबसे गुड सॉइल होता है, तो इसलिए वहां पे प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है कॉटन का, ठीक है। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई या सबसे ज्यादा चली जो महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र गुजरात में क्यों चली? बिकॉज ये दोनों स्टेट्स में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज प्योर एंड नॉट वेट लॉस मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी ये जो कॉटन होता है, कॉटन एक जगह से दूसरी जगह तुम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स में। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज है अभी बॉम्बे से, मुंबई से और गुजरात से बाहर के कुछ स्टेट्स में भी सेटअप होने लगे, ठीक है। अभी कौन से स्टेट्स है, कौन से जगह का नाम है? कोयम्बतूर है, कानपुर है, चेन्नई है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। ये भी क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, ठीक है। अभी अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात में। अहमदाबाद है गुजरात में। अभी गुजरात में अहमदाबाद जो है, ये एक रिवर के साइड में सेटल्ड है, साबरमती रिवर, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मिल बनाई गई थी, सबसे पहले मिल 1859 में बनाई गई थी अहमदाबाद में, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल एरिया है मुंबई के बाद, ठीक है। मुंबई के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ है इंडिया में? अहमदाबाद है। और अहमदाबाद को ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इट इज अहमदाबाद इज सिचुएटेड क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया। अहमदाबाद को में ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों सेटअप हो रही है? क्योंकि कॉटन वहां पे लोकली मिल जाता है, जल्दी एक्सेसिबल है, रॉ मटेरियल जल्दी एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्लाइमेट भी उसको बहुत ज्यादा सूट करता है, ठीक है, वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे फ्लैट टेरेन है, मतलब पूरा जो एरिया है वो फ्लैट एरिया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, इंडस्ट्रीज भी अच्छे से चलती है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। अभी जो गुजरात और महाराष्ट्र के जो एरियाज है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो लेबर का भी कभी शॉर्टेज नहीं होता, लेबर भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसलिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई है। बात समझ में आ रही है? वेल डेवलप्ड रोड रेलवे नेटवर्क। अभी अहमदाबाद में अच्छा रोड नेटवर्क भी है और रेलवे नेटवर्क भी है, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट बहुत इजी चले जाता है। ट्रांसपोर्ट, जो रॉ मटेरियल है वो भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जो फिनिश गुड्स है वो जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो बॉम्बे पोर्ट है उससे हम क्या करते हैं? बॉम्बे या गुजरात पोर्ट है उससे हम चीजें इंपोर्ट भी करते हैं। अगर नया मशीनरी बाहर से लेके आना है तो इंपोर्ट भी इजीली हो जाता है, जल्दी जल्दी सेटअप हो जाता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। अभी अहमदाबाद जो मिल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है? वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रही है उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, उनका बिजनेस भी इतना नहीं चलता जितना चलना चाहिए, तो इतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पैसा उनके पास नहीं है जिससे कि वो नए मशीन खरीद पाए, और उसी की वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? लैगिंग हो जाता है, वो compete नहीं कर पाते। तो ये है, ये प्रॉब्लम्स किसको फेस करना पड़ रहा है? अहमदाबाद मिल्स को फेस करना पड़ रहा है। इसको क्या बोला जाता है? टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स बोला जा रहा है, ठीक है।
अभी नेक्स्ट बात करते हैं ओसाका की। ओसाका जो है वो जापान में है। ये मैप देख सकते हो आप लोग, ये मैप किसका है, ये जापान का मैप है। जापान में यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये क्या है, ओसाका। ठीक है, अभी ओसाका जो है ये मैनचेस्टर ऑफ जापान है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। अभी हर जगह पे मैनचेस्टर क्यों यूज किया जा रहा है, मैनचेस्टर जो जगह है वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा वहां पे टेक्सटाइल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको मैनचेस्टर, वहां पे जो एरिया है वह मैनचेस्टर, इसलिए हर एक एरिया को मैनचेस्टर बोला जा रहा है। मैनचेस्टर ऑफ जापान, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो। किसकी बात हो रही है, टेक्सटाइल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट द लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। अभी जो प्लेन एरिया है यहाँ पे, जापान जो है यहाँ पे ओसाका में प्लेन एरिया है, फ्लैट लैंड है, उसकी वजह से इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप हो रही है। और वहां पे जो क्लाइमेट है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो स्पिनिंग और वीविंग के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। यहाँ पे रिवर भी है, कौन सी रिवर है, रिवर योडो, जिसके वजह से जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जापान में पोर्ट फैसिलिटी भी है। ठीक है, कहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज है, ओसाका में पोर्ट फैसिलिटीज है, जिससे क्या किया जा सकता है, इंपोर्ट भी किया जा सकता है रॉ मटेरियल, और जो फिनिश गुड्स है उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा फ्लरिश होते चली जा रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, जापान की बात हो रही है यहाँ पे, ओसाका। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। अभी जो जापान है, जो ओसाका, ये पूरा डिपेंड है इसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर। इंडिया जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्रीज से वो क्या करते हैं, कॉटन को इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंडिया कॉटन किसको बेचती है, जापान को बेचती है। ठीक है, द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज अ गुड मार्केट। अभी जापान में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton industry of Osaka has been replaced by the other industries। भले ही ये जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, पर ये इंडस्ट्रीज को भी जापान के कुछ इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कौन से इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस कर दिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मतलब जिसमें कार्स बनाए जाते हैं, बाइक्स बनाई जाती है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो गए, मशीनरीज हो गए। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री हो गए। ये इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की बात करते हैं। आईटी मतलब यहाँ पे हम सारे इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें। अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो आईटी का सपोर्ट आपको लेना ही पड़ता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंडस्ट्री होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम करती है, स्टोरेज से रिलेटेड काम करती है। कौन सा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन से स्टोरेज। ठीक है, दिस इज डन विद द सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। अभी जो टेक्नोलॉजी होती है, ये आईटी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती है। जैसे कि आप एप्पल आईफोन यूज करते हो, ठीक है, आप पीएस खेलते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो। ठीक है, कंप्यूटर्स पे गेम खेलते हो, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, ये आईटी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन। अभी कौन सी जो मेन फैक्टर है जो लोकेशन इसका डिटरमाइन करता है, वो क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कि कौन से रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कितना लग रहा है, कॉस्ट मतलब मनी, कितना पैसा लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो आईटी हब्स आर द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु एंड इंडिया। अभी जो आईटी हब्स है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सिलिकॉन वैली है जो यूएसए में। ठीक है, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु है वो कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या है, हब्स है, आईटी के हब्स है। बेंगलुरु इज लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेटू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेटू। अभी जो बेंगलुरु है वो इंडिया में है। ठीक है, इसी को क्या बोला था, सिलिकॉन प्लेटू बोला जाता है। द सिटी इज नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अभी जो बेंगलुरु है वहां पे माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली की हम बात करते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ पे, ये सिलिकॉन वैली है सेंटा क्लारा में। सेंटा क्लारा वैली जो है ये कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ठीक है, अमेरिका की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जो अमेरिका होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। द एरिया इज अ टेम्परेट क्लाइमेट विद द टेम्परेचर लेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री तक जाता है, 0 डिग्री से कभी कभी नीचे भी चले जाता है। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब। अभी और दूसरे जो टेक्नोलॉजी हब्स है वो कौन से है, बॉम्बे है, मतलब मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। यहाँ पे भी जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ग्रोथ ले रहा है। ठीक है, अदर सिटीज फिर गुड़गांव है, पुणे है, तिरुवनंतपुरम है, कोची है, चंडीगढ़ है, ये भी क्या है, आईटी इंडस्ट्री में धीरे धीरे डेवलप होते चले जा रहे हैं। Bengaluru has always been a unique advantage of city has the highest availability of middle and top management talent। अभी बेंगलुरु जो है ये क्यों डेवलप होते चले जा रहा है आईटी में, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, जो टैलेंट वाले लोग हैं, जो आईटी के लोग हैं, वो ज्यादा वहां पे सेटल हो जाते हैं। उसी की वजह से वहां पे जो इंडस्ट्री उसको बूस्ट मिला है। ठीक है,
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय.